हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग कोविड-19 में अपने घर में रहे सेफ। जरूरत पड़े तभी उसके बाद बाहर निकलिए, नहीं तो नहीं। आज मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो सिविल सर्विस में आपको भाषा क्लियरिटी और आपके टॉपिक को एक्सप्लेन भी करने का कैपेसिटी होना चाहिए। और आपको उसमें का स्टोरी पढ़ने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद इसके कोर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहला बड़ी बात है इसमें सुधार। इसके लेखक हुआ के.एफ. विलफ्रेड। एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग तरह से चुनाव होता है और अलग अलग चुनाव होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च गिरता है। इसीलिए अब लोकसभा और विधानसभा एक साथ में चुनाव होगा तो हमारे देश की इकोनॉमिक्स पर कुछ कम प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है जो कम पड़ेगा, लेकिन इसमें समय का भी बचत होगा और साथ में चुनाव कराने में खर्च का भी बचत होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, अलग अलग चुनाव कराने के लिए हमें चुनाव एक साथ कराने से सरकार अन्य महत्वपूर्ण कार्य में ठप होने की समस्या का भी समाधान होता है। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि एक साथ अगर चुनाव कराया जाए तो हमारे भारत में अलग अलग कामों का जो कार्य जो होगा वो सभी महत्वपूर्ण कार्य ठप हो जाएगा, मतलब रुक जाता है। सभी सदनों के लिए यह कार्यकालों के एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था करने के लिए या तो कुछ सदनों के कार्यकालों को बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसको कार्यकलापों के लिए समय में कुछ पूर्ण समाप्त कर दिया जाएगा। अथवा इस बात को ध्यान में करते हुए ध्यान देना है कि दोनों ही उपाय एक साथ करने पड़ सकते हैं और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो कि उसमें कार्यकाल से 3 साल विस्तार करना पड़ सकता है। इतनी ही नहीं, बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है ताकि सदनों के कार्यकाल में इस तरह से समापन या विस्तार के लिए संविधान संबंधित अनुच्छेदों के बारे में उपयुक्त संशोधन करने होंगे। आप जानते हैं कि हमारे भारत में संविधान है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो जो विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, एक साथ अगर लोकसभा का चुनाव कराया जाए तो पूरे भारत में अगर राज्यसभा का विधानसभा का चुनाव कराया जाए तो बहुत टफ भी होगा, खर्चा भी कम बीतेगा समय, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो टफ हो जाएगा, मतलब अधिक कठिन हो जाएगा। चलिए आज मैं बात कर इसमें बारे में एक चीज बताया जा रहा है कि भारत के संविधान, आप जानते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं उसमें एक संविधान है। इसके समय चुनाव और निर्वाचन आयोग संबंधित अलग अलग अनुच्छेद के बारे में बताया गया, जबकि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रारूपण समिति के सामने निर्वाचन आयोग को लेकर 2 विकल्प है। एक तो इसका गठन एक स्थायी संगठन के रूप में किया जाए या फिर इसे चुनाव पहले एक अस्थायी संगठन के तौर पर गठित किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव को प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद इसे भंग कर दिया जाए, ताकि असंकालित निर्वाचन आयोग की सोच इस संकल्प पर आधारित थी कि सदनों की इच्छा दुकन सीटों के लिए कभी कभार कराए जाने वाले मध्यवर्ती चुनाव को छोड़कर आम चुनाव का आयोजन तो 5 साल के एक बार ही करना होगा। कहने का मतलब कि चुनाव आयोग ने चुनाव में आपको एक मध्यवर्ती जो चुनाव होता है उसमें 5 साल के बाद ही करना है आम चुनाव। इसीलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें स्थायी निर्वाचन आयोग के गठन के बीच 4 साल की अवधि के आयोग के पास कोई काम नहीं रहेगा। सरकार के पास ही इसमें देखा जाता है कि 4 साल की अवधि में चुनाव आयोग के पास कोई भी कार्य नहीं होगा, जबकि विधानसभाओं के मध्यवर्ती में भंग किए जाने की स्थिति का पूर्ण अनुमान भी लगाया था, ताकि उससे इस बात का एहसास हुआ था कि उसमें हम देखना पड़ा कि निर्वाचन आयोग जो था इसके तत्काल उसे नए चुनाव कराने के लिए तैयार करना, और इसीलिए इसे स्थायी निर्वाचन के बारे में
गठन करना, ताकि संविधान की अलग अलग विधानसभाओं के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तक नहीं किया गया था, ताकि उसे न निश्चित ही निर्वाचन चक्र की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए चुनाव व्यवस्था की शुरुआती वर्ष में तो संभव यह था कि, लेकिन बाद में कुछ राज्यों किसी न किसी राज्य के चुनाव नियमित कार्यक्रम की संभावना बनी रहती थी। कुछ समय के बाद यह पता चला तो प्रोफेसर सक्सेना ने पूर्ण अनुमान के अनुसार संविधान में लागू होने के बाद 2 दशक तक लोकसभा और राज्य का विधानसभा ये दोनों चुनाव हुआ, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 में हुआ था। भारत में प्रथम चुनाव जो हुआ था 1951 में हुआ था, करीब उसमें 6 महीने के दौरान आयोजन किए गए थे। इसके बाद 3 निर्वाचन चक्रों में भी आपदाओं को छोड़कर लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ आयोजन किया गया था, जबकि अन्य राज्य केवल केरल शामिल थे। जबकि 1960 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, 1960 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम यह हुआ कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सदन को भंग कर दिए जाने के मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। नागालैंड और पांडुचेरी में 1962 के आम चुनाव के बाद ही विधानसभा का गठन हो सका। आप जानते हैं कि जब नागालैंड और पांडुचेरी में 1962 में आम चुनाव जो था उसको भंग कर दिया गया था, इसके कारण विधानसभाओं का गठन हुआ और देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग एक साथ आयोजित किए जाने का संयोग 1967 में बना। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कराने के लिए लगभग 1967 में बना था। उस वर्ष नागालैंड और पांडुचेरी को छोड़कर सभी विधानसभाओं में चुनाव एक साथ आयोजित किए गए, जबकि 1960 में गठित चौथी लोकसभा अपना कार्य पूरा करने से पहले ही 1971 में भंग कर दी गई। आप जानते हैं कि 1971 में 4 चौथी लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसका कार्यकाल 1971 में जो हुआ उसमें उसको लोकसभा को भंग कर दिया गया। लोकसभा को मध्यवर्ती चुनाव कराने पर इस देश के लिए में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने में परंपरा टूट गई और अलग अलग चुनाव कराए जाने लगे। जबकि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल काल में दौरान लोकसभा का चुनाव कार्यकाल विस्तार करके 1977 में लोकसभा का चुनाव के बाद कुछ राज्यों का विधानसभा भंग हुआ। आप जानते हैं कि 1977 में जो चुनाव हुआ उसके बाद कुछ राज्य में विधानसभा भंग हो चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस चक्र को बहुत सारा गड़बड़ था। जबकि 98 से लेकर के 1999 तक लोकसभा दो बार समय से पहले भंग किया गया था। आप एक बार भी ध्यान कर लीजिए, 1998 और 1919 में दो बार लोकसभा को भंग कर दिया गया था और इस 4 राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के आयोजन करने के बाद इन्हें राज्य को विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव समय पर हुए और इससे अब तो हर साल विधानसभाओं के आम चुनाव के कम से कम दो दौर होने लगे हैं। अगर दूसरी ओर बात करें इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ ही उसने अब दोनों सदनों में कार्यकाल लगभग एक साथ संपन्न हो रहा है। यह अधिनियम 1991 की धारा 14 और 15 निर्वाचन आयोग के सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले किसी भी समय चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। आगे की अगर मैं बात करूं, आयोग सबसे पहले चुनावी अधिसूचना जारी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव अधिसूचना जारी होने पर मतदान की तारीख के बीच 25 दिन का न्यूनतम वैधानिक अंतराल होना भी आवश्यक है।
जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, जो चुनाव से जुड़े सभी पक्ष के लिए अग्रिम नोटिस की तरह होती है। इसीलिए अगर सदन का कार्यकाल 3 महीने से पूर्व होने वाला है तो नए सदनों का गठन के लिए एक साथ चुनाव करवाना कानूनी तौर पर संभव है। लेकिन दूसरे लोकसभा चुनाव के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो विधानसभा में चुनाव का एक साथ कराने में विचार करने से पहले प्रस्थान और जिसके लोकसभा और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के कार्यकाल का समाप्त हो रहे हो। थैंक यू। आगे अगर मैं बात करूं कि सदनों के कार्यकाल के बीच तालमेल, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आपके सामने देखना है कि सदन में जो अलग अलग कार्यकाल जो होता है इसके बीच तालमेल के बारे में देखना है। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल आमतौर पर अगर 5 साल का होता है तो संविधान के अनुच्छेद 83 की धारा 2 के अनुसार व्यवस्था की जाती है कि लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख के 5 वर्ष तक बनी रहेगी। यदि अधिक नहीं है तो 5 वर्ष के उक्त अवधि की समाप्त का परिमाण लोकसभा का विघटन होगा। अनुच्छेद 172(1) के अनुसार विधानसभाओं के बारे में इसी तरह से प्रावधान है कि हालांकि ये सदन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85(ख) और 174(ख) आपातकाल स्थिति को घोषणा लागू होने को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में 5 साल के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ पे अगर बात कर लूँ, सभी सदनों के कार्यकाल को एक दूसरे के साथ तालमेल कार्य करने के लिए यह जरूरी है कि यदि कई राज्यों के सदनों का कार्यकाल बढ़ाना जाए यह तय है ताकि कार्यकाल को कम नहीं किया जाए, ताकि इसमें दोनों सदन की उपाय एक साथ तालमेल बैठना चाहिए। आप जानते हैं कि कार्यकाल के विस्तार और इसमें कटौती हुए मामलों को 2 तरह से 3 साल तक की जा सकती है। इसके लिए कटौती विस्तार संविधान के ऊपर बताए गए सभी अनुच्छेद के बारे में आपको संशोधन करने होंगे, तभी इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल सकता है। अगली पैराग्राफ में एक बात बताता है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का कार्यकाल ये सभी जो होता है जो एक साथ खत्म नहीं होता है, ताकि ऐसा ही सिस्टम में बनाया गया है जो कि तालमेल बैठना चाहिए और मध्यवर्ती में सदनों के भंग होने से बचे और एक साथ चुनाव कराने चक्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें सुरक्षाओं का भी आवश्यकता होगी। अब एक साथ चुनाव कराने की वजह क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक साथ चुनाव कराने की वजह क्या है, आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव अलग अलग कराने के लिए बजाय एक साथ कराने में पक्ष में 2 प्रासंगिक कारण हैं। पहला बात यह है कि एक साथ चुनाव कराने से समय और खर्च की बचत होगी, और दूसरा ये है कि अलग अलग चुनाव कराने की बजाय एक साथ अगर कराने की शासन संचालन के ठप पड़ने की ज्यादा समस्या का समाधान किया जा सकता है। चुनाव एक साथ कराने की वजह यह है कि पहली बात आपको ध्यान में करना पड़ेगा कि हमारे पास चुनाव कराने में समय और खर्च दोनों की बचत होगी, जो हमें देश की आगे बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि अलग अलग चुनाव कराने की बजाय अगर चुनाव कराने के एक साथ शासन संचालन के ठप पड़ने की समस्या ज्यादा समाधान करता है, मतलब अधिक ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। चलिए अगली बात है कि खर्च का सवाल और बचत के क्षेत्र। आप देखिए, खर्च का सवाल और बचत,
लोकसभा और विधानसभा, ये जो होता है लोकसभा विधानसभा का चुनाव के मतदान केंद्र जो होते हैं, इसे मतदाता सूची एक ही रहती है। किसी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची एक उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची बन जाती है जहां दो चुनावों के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार करने में होने वाले काम की दो रावट नहीं होती, जिसके अतिरिक्त श्रम और खर्च की बचत होगी। आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग तरह का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी ओर इसका परिवहन, आवास, परीक्षण, मानदेय, ये सभी मतदान के काम करने वाली सामग्री के रख रखाव खर्च करने में बचत की जा सकती है। एक साथ चुनाव कराने में मानव संसाधन की क्रियापद की जा सकती है, ताकि आप जानते हैं कि साथ साथ में संसाधन चुनाव कराने में एक बचत केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के रूप में भी होती है। आप जानते हैं कि जहां जहां चुनाव होती है वहां पे केंद्रीय बल जाती है, बहुत ज्यादा खर्चा भी गिरता है। अगर एक साथ चुनाव करा लेंगे तो मुझे केंद्रीय बल 2 बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा और खर्चा मुझे बच जाएगा। वो जो पैसा जो ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च रहा है, जो मुझे देश की प्रगति में, देश को आगे बढ़ाने में मैं उस पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुरक्षा कर्मियों को दोनों चुनाव अच्छी तरह कराए जा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो एक साथ चुनाव से अतिरिक्त खर्च क्या होता है, इससे आपको इस बात को ध्यान में करना है कि एक साथ चुनाव कराने में होने वाली बचत का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों, जिसको आप नाम बोलते हैं इंग्लिश में ईवीएम, होने वाली खर्च की बढ़ाया जा सकता है। जबकि ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है बैलेट मीटिंग यूनिट, एक होता है वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिटेड, वीवीपैट मतदान पुष्टि पर्ची प्रिंटर। ईवीएम मशीन का अनुमानित जीवन काल 15 साल का होता है। एक चुनाव में एक मतदान केंद्र पर एक ही ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर राज्य को विधानसभा का चुनाव कराना हो या लोकसभा का चुनाव कराना हो, इसके आयोजित करने के लिए आपको ईवीएम की जरूरत होती है। और ईवीएम जो होती है उसको 15 साल का ही उसका वैलिडिटी होता है। बार बार इस्तेमाल करने से उसमें बहुत सारे अतिरिक्त खर्च का भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अतिरिक्त खर्च भी या मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि आपको इस बात को ध्यान करने की जरूरत है, मतदान केंद्र में 2 ईवीएम का होना जरूरी है, एक लोकसभा का
दूसरा विधानसभा का। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव के लिए इसका मतलब यह हुआ कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने से संख्या की दृष्टि से ईवीएम की संख्या को ध्यान में रखते हुए मशीनों की आवश्यकता अलग अलग चुनाव कराने के लिए मुकाबले में दुगनी होगी। अगर एक साथ चुनाव करावेंगे तो हमारे भारत में ईवीएम पर भी ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरी पैराग्राफ हम बात करेंगे तो 10 साल से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाए, 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। मतदाताओं को संख्या में वृद्धि से यह भी संख्या बढ़ जाती है। प्रत्येक मतदान केंद्र एक कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट प्रिंटर और एक या एक से अधिक वोटिंग यूनिटी का उपलब्ध कराई जाती है। इससे यह होता है कि उम्मीदवार के नाम से ही उसे पाते हैं, जबकि उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर अलग अलग तरह का यूनिट कराई जाती है। जबकि निर्वाचन आयोग का नीति यही है कि मतदान केंद्रों से में मशीनों की किसी भी तरह का गड़बड़ी की आशंका हो तो ध्यान में रखते हुए उसे अतिरिक्त यूनिट्स भी रखता है। आप जानते हैं कि अगर एक मशीन खराब होगा दूसरा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक सेट का मूल्य 17,000 रुपये है। आप जानते हैं कि अगर एक मशीन की कीमत 16,000 रुपये से अधिक है। प्रत्येक मतदान केंद्र एक मशीन की तरह अतिरिक्त ईवीएम समेत 10 लाख से अधिक ईवीएम खरीदे पर 40 करोड़ से अधिक की लागत होती है। ध्यान कर लेंगे कि ईवीएम बहुत कॉस्टली है, जबकि ईवीएम का भंडार सुरक्षा पर होने के बावजूद भी इसे खर्च पर भी काफी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। सुरक्षा भी दीजिए, खर्चा भी कीजिए, अलग अलग तरह से खर्चा होती है इसमें। आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां और व्यापक चुनाव प्रचार करती हैं। खासतर तो आम चुनाव में मतदाताओं के संपर्क सुधारने के लिए कई तरीके, सभाओं, रैली, रोड शो, छोटी नुक्कड़ सभाओं आदि का उपयोग किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य मंचों के विज्ञापन से भी मतदाताओं को भी व्यवस्थित संपर्क साधा जाता है, ताकि अन्य उपाय भी इसे किए जाते हैं। चुनाव होने पर लोक संपर्क के ये सभी साधन दोनों चुनावों में एक साथ काम आ जाए, इसलिए नेताओं और रैलियों आयोजित करने पर जन संचार माध्यम से दिए जाने वाले विज्ञापनों पर भारी लागत आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार का भी काफी कम खर्च पड़ेगा। चलिए, अगर मैं बात करूं, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श चुनाव का आचार संहिता और शासन संचालन पर असर। आप देखिए कि जब चुनाव होती है तो इस चुनाव का असर कैसे पड़ता है, इसके बारे में समझेंगे। आदर्श चुनाव प्रचार सहित एमसीसी उम्मीदवार और राजनीतिक दलों में व्यवहार से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा तारीख लागू हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि महत्वपूर्ण पहलू सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित होता है।
एमसीसी से के तहत सरकारी संस्थाओं का चुनाव गतिविधियों में उपयोग करने के लिए वित्तीय अनुदान नई योजनाओं पर रोक देती है। इसीलिए रोकती है कि ताकि उसमें मतदाताओं को अनुसूचित तरीके से अब अगले पक्ष में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पाबंदियां अलग अलग तरह से लगा दी जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद योजना की घोषणा पर लागू होती है और अलग अलग तरह का चुनाव आचार संहिता के तरह लगने वाले प्रतिबंध को भी एक साथ ही लग जाती है। दूसरी पैराग्राफ है कि लोकसभा के चुनाव के आदर्श से आचार संहिता केंद्र राज्य दोनों की सरकारों पर लागू होती है। अगर इसमें आदर्श आचार संहिता को केंद्र और राज्य दोनों सरकार लागू करती है, जबकि विधानसभा चुनाव में संहिता उस समय सत्तारूढ़ राज्य सरकार लागू होती है जहां पूरी तरह से युक्त संगत केंद्र सरकार पर लगने वाली पाबंदियों उस राज्य से संबंधित नई योजनाओं की घोषणा को लेकर थी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि उपचुनाव के दौरान आदर्श चुनाव का आचार संहिता संबंधित जिलों में भी लागू होती है। चुनाव आयोग दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासन संचालन न्यूनतम असर पड़ता है। स्थानीय निकायों के चुनाव अलग अलग तरह के चुनाव की खर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जिनका आयोजित विभिन्न सर्वोदित संगठनों जैसे राज्य के चुनाव आयोग की निगरानी दिशा निर्देश और नियंत्रण से यह पता चलता है कि स्थानीय निकायों के चुनाव आयोग चुनाव के साथ कराने की उन्हीं चुनावों के एक ही समय में दो अलग अलग पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी दिशा निर्देश लेने होंगे, ताकि इसे मुद्दों पर अलग अलग हम बात कर पाएंगे। चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई उच्च न्यायालय में की गई संभव है। नौबत आ सकती है तो चुनाव को चुनौती देने का आधार बन वही मुद्दा को दो अलग अलग अदालतों में उठे। एक मुद्दे को लोकसभा एक विधानसभा चुनाव के उच्च न्यायालय में और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जिला अदालत में याचिका दी जा सकती है। आपको ध्यान करना होगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का अगर किसी भी तरह का मामला का अगर मुद्दा उठाना हो तो मैं उच्च न्यायालय में हम देंगे। अगर जिला में किसी तरह का होना चाहिए तो जिला न्यायालय में हम जिला अदालत में हम वहां पर इसके कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। देश भर में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ आयोजित करने की लोकतांत्रिक अधिकार उपयोग है। आप जानते हैं कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और उत्साहपूर्वक मतदान में भी हिस्सा लेने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार चुनाव होने से मतदाताओं के कुछ वर्ग के चुनाव के प्रति ऊब पैदा होती है। आप जानते हैं कि एक साथ चुनाव कराने का नियमित चक्र निर्धारित कर दिया जाए तो इससे मतदाताओं को ऊब और शहरी मतदाताओं में आम तौर पर देखी जाने वाली चुनाव के प्रति उनकी अरुचि समस्या समाधान अलग अलग तरह के होती है। बेहतरीन ये है कि हमारे चुनाव की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। फायदा ये होता है कि चुनाव को लेकर भविष्य में
विभिन्न स्तरों पर अधिक छानबीन और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। प्रकाशन विभाग के लिए विक्रय केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, ये सभी अलग अलग है। जो इतना ये सब थैंक यू।